नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज देखो यार, हम अपनी पहली वाली बुक से की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे कि हमारी सीरीज़ चल रही थी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करने की, CUET 2024 की तैयारी के लिए। तो इसमें जो है हम आज अपनी पहले बुक की बात करेंगे, क्योंकि हम दूसरी बुक को ऑलरेडी शुरुआत कर चुके हैं। तो मेरा प्लान ये है कि हम दोनों बुक को साथ में लेके चलते रहे, ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो और इंटरेस्ट भी बनता रहे। थोड़ा बहुत दुनिया के बारे में भी जान ले, थोड़ा बहुत अपने प्यारे देश भारत के बारे में भी जान ले। इसलिए आज जो है शीत युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये तो चलो ठीक है, समझ आ गया, लेकिन ये थंबनेल पे क्या लगा दिया, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका कहाँ से आ गया। तो देखो यार, मेरा ये चैप्टर पढ़ाने का जो है थोड़ा तरीका अलग है। इंटरेस्टिंग वे में मैं पढ़ाता हूँ जब भी ये बताता हूँ ये चैप्टर। तो इसको मैं लिंक करता हूँ कैप्टन अमेरिका की सिविल वॉर की मूवी के साथ। अब जितने बच्चों ने भी देखो सिविल वॉर मूवी देखी होगी मार्वल की, तो बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि दोनों ही महाशक्ति थी। जैसे कि हमारे दुनिया में सुपर महाशक्ति थी, वैसी मूवी में भी दोनों ही सुपर पावर थे। एक तरफ थे हमारा कैप्टन अमेरिका, तो दूसरी तरफ था हमारा आयरन मैन। और दोनों ही अपने आप में पावरफुल थे। अब कौन जीता कौन हारा, उसी से लिंक किया। और मैंने कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन को इसलिए लिया क्योंकि कैप्टन अमेरिका अमेरिका से बिलोंग करता था, और आयरन मैन को आप सोवियत संघ की तरह एक तरीके से देख सकते हो। और जिस तरीके से आयरन मैन हारा, उसी तरीके से सोवियत संघ भी हारा। और दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है, बहुत सारी चीज़ें समान है, इसलिए मैंने ऐसा थंबनेल लगाया। बाकी आप कहानी पढ़ोगे ना आगे, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत कम क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए वीडियो स्किप करने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं पता कि पहला क्वेश्चन आ जाए या फिर इसके PDF के लास्ट वाला क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में आ जाए, इसलिए सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे हूँ, हर एक क्वेश्चन करेंगे। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है कि मुश्किल से आधे घंटे पे हम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ख़त्म कर देंगे। तो आधे घंटे के लिए पढ़ने के लिए बैठे हो तो यार फोकस के साथ बैठ ही जाओ। मैंने जैसा बता रखा है कि हर बार अगर वीडियो से पढ़ रहे हो तो वीडियो से यूट्यूब से पढ़ने का भी तरीका होता है। पहले एक बार मेरी वीडियो देखो, NCERT पढ़ो, फिर वापस आके वीडियो देखो, क्योंकि मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं बताऊँगा। कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने के लिए भी कहूँगा। तो यार कमेंट बॉक्स में लिखा करो, मैं देखता हूँ बहुत बच्चे नहीं लिखते हैं। कष्ट करा करो अपने आप में थोड़ा, फिर मेहनत करोगे, बाद में बहुत रंग लाएगी ये मेहनत। और ये सिर्फ मैं मज़े के लिए नहीं कह रहा हूँ, सच में ऐसा होता है। बाकी शुरुआत करते हैं आज पहले क्वेश्चन से। देखते हैं कि कहाँ तक आपको कितना आता है। आप भी अपने आप को जज करो कि कहाँ तक आपको कितनी औकात, कितनी आपकी औकात इन द सेंस कि आप कितना मैदान में लड़ सकते हो, कितना इस चैप्टर के बारे में आपको पता है। और ये वाला चैप्टर और दो ध्रुवीयता का अंत दोनों ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये दोनों लिंक थे। इसलिए वैसे तो ये चैप्टर डिलीटेड था बोर्ड में, बट मैंने ले लिया क्योंकि दोनों ही ये लिंक थे। इसलिए इन दोनों को ख़त्म करने के बाद फिर हम आगे अपना और भी सिलेबस की तरफ रुख करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इजी भी है कि प्रथम विश्व युद्ध का समय रहा। अब यार देखो, ये सब चीज़ें बहुत इजी है। अगर ये सब आपको नहीं पता तो बेसिक आपका बहुत ख़राब है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। और अगर आप कहोगे तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेट बेसिक इन सब के लिए तो वीडियो आएगी ही। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो यार मैं थोड़ा जल्दी कोशिश करूँगा उसको वीडियो बनाने की। बाकी इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। ज़्यादातर बच्चों को पता होगा कि कब से लेकर कब तक था, बट मेरा काम है बताना, तो मैं आपको बता देता हूँ ताकि कहीं कोई गलत ऑप्शन ना सोच के बैठ जाए। इसका आंसर है 1914 से लेकर 1918 तक। अब दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है। और आज तक दुनिया में कितने विश्व युद्ध हुए हैं, ये वाली बात आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ ऐसा नहीं पूछ लिया मैंने अजीब सा कि क्या ही है। कि आज तक दुनिया में कितने विश्व युद्ध हुए हैं, कितने वर्ल्ड वॉर हुए हैं, 1, 3, 5, 2, कितने हुए, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। बात करते हैं दूसरे विश्व युद्ध का समय। दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया है, इसका समय काल क्या था। तो इसका जो था भाई आपका 1939 से 1945 के बीच था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया। बढ़िया क्वेश्चन है। इसका जो है 6 अगस्त एक तारीख थी और एक था 9 अगस्त। दो दिन गिराए थे उसने बम। 6 अगस्त को कौन सा गिराया था, 2 अगस्त को, 9 अगस्त को कौन सा गिराया था, दोनों ही बताऊंगा, ठीक है। तो 6 अगस्त को तो भाई हिरोशिमा पे गिराया गया था, और एक और गिराया गया था वो नागासाकी पे था, ठीक है। वो 9 अगस्त को गिराया था। तो एक ट्रिक बताता हूँ, न से नागासाकी, न से 9 अगस्त, दोनों याद रहेगा। तो इसका आंसर होगा आपका 9 अगस्त। अब बात करते हैं दूसरे विश्व युद्ध में जीत किसकी हुई, मित्र राष्ट्रों की या धुरी राष्ट्रों की। बहुत सिंपल है यार, मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी। शीत युद्ध
का आरंभ हुआ, कब आरंभ हुआ था? गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए ये वाला आंसर, बहुत ईजी है यार, ये तो स्टार्टिंग में ही बता रखा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे, गुट निरपेक्ष आंदोलन के बाद, जो कि इसका आंसर नहीं है। अब शीत युद्ध से संबंधित है, क्या संबंधित है शीत युद्ध से? सैनिक प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक अविश्वास, वैचारिक देश द्वेष, उपयुक्त सभी। अब देखो वैसे तो दो ऑप्शन बी और सी तो पक्का है, अगर आपको ए में कंफ्यूजन हो रही है कि होगा नहीं होगा, तो अगर दो ऑप्शन सही है तो सीधी सी बात है उपरोक्त सभी होगा। थोड़ा ब्रेन लगाओगे यार तो आंसर निकल जाएंगे। जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन के आपको आंसर पता हो, कुछ चीज़ें कॉमन सेंस के बेसिस पे भी निकली जाती है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है कि शीत युद्ध का समय काल रहा। अब शीत युद्ध ये मत समझना कि ये कोई विश्व युद्ध है, शीत युद्ध और विश्व युद्ध में बहुत अच्छे से आपको पता होगा फ़र्क, अगर नहीं पता है इस बारे में भी बताओ। देखो अगर कोई भी दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जो भी प्रॉब्लम होगी उस पर वीडियो बनाऊँगा, और अगर और भी कोई प्रॉब्लम है सारी बताओ, मैं आपको हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठा हूँ। यहाँ पे फालतू वीडियो बनाने के लिए नहीं बैठा हूँ कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पेपर टफ होगा हल्का होगा, कट ऑफ हाई रहेगी लो रहेगी, फालतू बातें नहीं होगी, मेन बातें होगी सिर्फ। तो आपकी जो भी समस्या है उस पर लिखो, और अगर मटेरियल वगैरह चाहिए हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में जिस भी सब्जेक्ट का, वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ, तभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में PDF प्रोवाइड करा पाऊंगा, और वो भी फ्री में, कोई चार्जेस नहीं होंगे। खैर क्वेश्चन पे आते हैं कि शीत युद्ध का समय काल रहा, क्या रहा था भाई? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो 1945 1980 बिल्कुल भी नहीं, 1946 1985 लग सकता है काफ़ी बच्चों को ये ऑप्शन, लेकिन ये भी गलत है। 1947 से लेकर 1991, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 1947 से 1991। अब देखो 45 होता है तो भी ठीक है, 47 है तो भी ठीक है, 1-2 साल से इतना कोई मेजर इशू नहीं है, लेकिन लास्ट का याद रखना 1991 में ख़त्म हुआ था। अब ये बताओ 1991 में तो हुआ था, लेकिन वो 3 देश थे, वो कौन से थे? आपने पढ़ चुके हो कि कौन से 3 देश थे जिन्होंने कहा था कि हम सोवियत संघ को ख़त्म करने जा रहे हैं? वो 3 देश कौन से थे और डेट कौन सी थी, ये दोनों ही कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि शीत युद्ध का परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुआ? एक ध्रुवीय व्यवस्था, दो ध्रुवीय व्यवस्था, या फिर बहुध्रुवीय व्यवस्था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखो बच्चों को कन्फ्यूजन होगी बहुध्रुवीय व्यवस्था में, ठीक है, या फिर होगा एक ध्रुवीय व्यवस्था में। तो इसका आंसर बता देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। और ऐसे क्वेश्चन CUET जरूर पूछेगा आपको, घुमाने के लिए फंसाने के लिए, और इसमें जो फंसेगा बच्चा उसका एडमिशन रुक जाएगा। तो यही सब क्वेश्चन मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके यार ढूंढ के लाया हूँ। ऐसे क्वेश्चन बनाने में दिन रात मेहनत लग जाती है पूरी, तो इनकी कदर समझो। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक लाइक कर दो। लाइक, आपके लाइक करने से, एक लाइक से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे बहुत फ़र्क पड़ेगा। मेरे अंदर एक मोटिवेशन आ जाएगी, और भी बहुत सारे मैं चैप्टर की वीडियो बनाऊँगा। और आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इंपॉर्टेंट डेट्स की भी और मॉक टेस्ट भी, और भी जितने भी स्ट्रेटजीज़ हैं, ट्रिक्स हैं, और कुछ ऐसे सीक्रेट भी जो मैंने पेपर के टाइम पे खुद अप्लाई किए थे, इसलिए मेरा एडमिशन ईजिली हो गया, वो सब बताऊँगा। तो बस कमेंट बॉक्स में लिखो यार। बाकी इसका जो आंसर होगा आपका, इसका शीत युद्ध का परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुआ? तो एक ध्रुवीय व्यवस्था की स्थापना हुई थी। शीत युद्ध के परिणाम का निम्नलिखित में से क्या हुआ? अब एक ध्रुवीय व्यवस्था हुई, दो ध्रुवीय व्यवस्था हुई। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, मैंने अभी जानबूझ के गलत लिखाया था एक ध्रुवीय व्यवस्था का, कि ताकि अब मैं जानता था कि आप लोग बहुत सारे फंस जाओगे। देखो क्या लिखा, शीत युद्ध के अंत का परिणाम नहीं पूछा है, शीत युद्ध का परिणाम पूछा। मतलब जब शीत युद्ध शुरुआत हुआ तो क्या हुआ? तो दो ध्रुवीय हुआ ना। यही मैं चेक करने वाला था कि आप लोग थोड़ा ऐसे असहज महसूस करते हो कि नहीं। और जिनको भी लगा कि नहीं भैया आप तो ये गलत लगा रहे हो, तो यार कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया आपने ध्यान दिया। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि शीत युद्ध का परिणाम पूछ रहा है, शीत युद्ध के अंत का परिणाम नहीं पूछ रहा है। एक एक वर्ड का बहुत मैटर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शीत युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? बर्लिन की नाकेबंदी, जर्मनी का विभाजन, दोनों महाशक्तियों के वैचारिक मतभेद, उपरोक्त सभी। थोड़ा दिमाग लगाओ क्या हो सकता है इसका। देखो बर्लिन की नाकेबंदी कहीं ना कहीं लिंक कर रहा है, जर्मनी का विभाजन तो हुआ था, और दोनों महाशक्तियों के बीच वैचारिक मतभेद भी था, तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि उपयोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। मार्शल योजना का संबंध किससे है? पूर्वी यूरोप को आर्थिक सहायता देने से, पश्चिमी यूरोप को आर्थिक सहायता देने से, विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देने से, उपरोक्त सभी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट लेवल का क्वेश्चन है भाई ये।
और आने के बहुत ज़्यादा आसार हैं इस बार के पेपर में। पिछले साल भी आया था, इस साल भी आएगा, कैसे न कैसे किसी न किसी स्लॉट में आ सकता है। और ये बात तो पता होगा आपको कि हर एक बच्चे का पेपर सेम नहीं होता है। तो अगर कुछ क्वेश्चन ना दिखे तो ये मत कहना कि भैया आपने तो कहा था आए नहीं। भाई आपके स्लॉट में नहीं आए, किसी और बच्चे के स्लॉट में आ जाएंगे। और मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन किस स्लॉट में आ जाए। इसलिए हर एक क्वेश्चन करना इम्पॉर्टेंट है अपने आप में। इस क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका तो मैं आंसर बता के जाऊँगा यार आपको कि कमेंट बॉक्स में आप गलती कर दोगे इसका कि इसका क्या आंसर है। इसका आंसर है पश्चिमी यूरोप को आर्थिक सहायता। अब देखो ये जर्मनी था। जर्मनी को 20 से एक बर्लिन है जर्मनी के अंदर एक जगह, वहाँ पे एक दीवार बना दी गई जिसे बर्लिन का दीवार कहा गया। इसके जो पूर्वी साइड है ये चला गया सोवियत के पास, सोवियत संघ के पास। और इसका जो पश्चिमी वाला है, पूरा पश्चिम तो समझते हो गए मैप में बहुत बढ़िया से, मुझे पता है आपको। तो इसका जो पूर्वी वाला चला गया था आपका सोवियत संघ के पास, और पश्चिमी वाला जो चला गया था वो चला गया था अमेरिका के पास। और इसको अमेरिका ने मदद की थी पश्चिमी यूरोप को, ठीक है, क्योंकि जर्मनी जो है यूरोप के अंदर आता है। तो यहाँ पे जर्मनी लिखा हो यूरोप लिखा हो बात एक ही है, क्योंकि पूरे हमने यूरोप को डिवाइड कर दिया था ना। तो यूरोप का जो पश्चिमी वाला भाग था उस पर अमेरिका ने बहुत खर्चा किया था, मार्शल प्लान चला दिया था, मार्शल योजना शुरू कर दी थी और सबको मदद दी थी। तो इसलिए पश्चिमी यूरोप लिखना। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं पूर्वी यूरोप की, क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते। यार देखो जानता हूँ मैं, बहुत सारे आपके स्कूल के टीचर नहीं पढ़ाते हैं ढंग से, इसलिए आपको यूट्यूब के सहारा लेना पड़ता है। और एकमात्र मेरा मकसद यही था आपको पढ़ाने का। वैसे तो चाहूँ मैं भी बैठ के टाइम पास कर दूँ या फालतू की वीडियो पेल सकता था कि ये कर लो वो कर लो, यहाँ से पढ़ लो, ये वाला कोर्स ख़रीद लो, या फिर अब कट ऑफ हाई जाएगी आप लोग पढ़ लेना, पीडीएफ दे दिया बस, बाकी पढ़ा नहीं रहा। मैं जानता हूँ स्कूल के टीचर इतना अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं। बहुत सारे टीचर का तो नॉलेज नहीं होती, और जिनके पास नॉलेज होती है वो इतना सालों से पढ़ा रहे होते हैं कि उनका आलस आ जाता है, बोरिंग लगने लग जाता है उन्हें सब्जेक्ट, और टाइम पास बहुत होता है। और आप लोग कोचिंग में भी जानते हो कोचिंग किसके लिए जानते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कोचिंग में एक किसी और लड़का या लड़की के कारण आप लोग जाते हो देखने के लिए। देखो सब लोग ऐसा नहीं करते पर मेजॉरिटी ऐसा करते हैं, इसलिए पढ़ाई तो आपके पूरे साल होती नहीं है। अब आखिरी मौका है, यूट्यूब पे वीडियो आ रही है, देखो आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए, मेरा इसके पीछे कोई मकसद नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ो और एटलीस्ट यार एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आ जाओ। बाकी वो सब जो भी सोच रहे हो ये करेंगे वो करेंगे, कॉलेज में आके सब कुछ करना भाई। कॉलेज के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ टाइम बचा है, बहुत कम टाइम बचा है आप लोगों के पास। ये मत सोचो बहुत ज़्यादा बचा है। और पेपर अगर गला ख़राब चला गया तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। ये कोई बोर्ड नहीं है या क्या कहते हैं यूटी नहीं है या पीरियोडिक टेस्ट नहीं है कि दोस्त से चीटिंग कर लेंगे। वहाँ पे आप एकदम अकेले होगे, कोई मदद करने वाला नहीं होगा आपके साथ। आज जिन दोस्तों पे आप भरोसा कर रहे थे, सोच रहे थे कि अरे वो संभाल लेगा, आपको अपने बारे में सोचना अब पड़ेगा। इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। जहाँ पे भी जिस भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है यार मेरे को बताओ, मैं इस बारे में डिटेल में वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। आप, मेरा एकमात्र मकसद है कि आपका बेनिफिट हो। मैं चाहता हूँ कि जब मैं कॉलेज जाऊँ तो मेरे को आप लोग दिखो, आपसे मैं फ़िज़िकली मिलना चाहता हूँ, हाथ मिलाना चाहता हूँ। ऑनलाइन ही तक सीमित नहीं रहना चाहता, और वो तभी हो पाएगा जब आप लोग मेहनत करके अच्छी यूनिवर्सिटी में होंगे। फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे को उम्मीद है आप लोग जो मैं बता रहा हूँ समझ चुके होंगे। 12वें क्वेश्चन की तरफ, नाटो पे आया है। नाटो की फुल फॉर्म बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में। हिंदी में तो लिखा ही है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, इंग्लिश में होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। ट्रीटी मतलब संधि होता है और संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, और उत्तर मतलब नॉर्थ, अटलांटिक तो अटलांटिक ही रहेगा। की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एम आई लगाऊंगा, एम आई मतलब आपको पता है फ़ोन की कंपनी का बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एम आई मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नाटो की स्थापना कब की गई थी? गजब का क्वेश्चन है। देखो यार इसकी जो है 1949 में की गई थी, डेट याद रखना। अब सीटो, इसकी भी फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओगे, फाइंड करोगे जहाँ से भी, बुक से देखो, यूट्यूब से देखो, गूगल से देखो, बस मेरे को इसके कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म मिलना चाहिए। सीटो की क्या फुल फॉर्म होती है? हिंदी इंग्लिश कोई भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीटो की स्थापना कब की गई थी? सोचो, 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, चारों में से कौन सा लग रहा है? 53, 1953, 54, 55, 56। देख रहे हो एक एक साल का गैप है, तो अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ, भूल गए, काम तमाम हो जाएगा। वैसे जो है सीटों की जो है स्थापना 19, रुको रुको मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा
मेरा भी मन किया बता दूं, लेकिन इतनी जल्दी आसानी से कैसे बता दूंगा। अब जब आप सीटों की फुल फॉर्म देखने जाओगे गूगल पे, तो वहाँ पे तो आपको डेट दिख ही जाएगी कि कब बना था। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लगाओगे, ठीक है, बताओगे कि क्या है। तो 13 पे मैंने सर्कल रेक्टेंगल जो भी समझ लो, इसको कमेंट बॉक्स में इसका आप मेरे को आंसर बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेंटो के बारे में, कि सेंटो की कब स्थापना की गई थी। सीटो पढ़ोगे तो सेंटो की भी मेरे को बताओगे कि सेंटो की स्थापना की कब की गई थी। देखो मैंने नाटो बता दिया, सीटो और सेंटो दोनों के आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। दोनों लिंक है इसलिए मैं बता नहीं रहा आपको। और किसने बनाया है, सोवियत संघ ने बनाया है या अमेरिका ने, ये भी जान लेना। और मेरे को अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में बता देना, थोड़ा सा कष्ट कर लेना, हाथों को दे देना कष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस संगठन का संबंध अमेरिका से नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखो घुमा फिरा के, आप लोगों की किस्मत यार बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन मैंने ऐसे फ्रेम किए हैं कि एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे में मिल ही जाता है। तो आपको मेहनत करने से आप हर बार बच जाते हो, लेकिन ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। देखो अभी मैं आपको मेहनत करा रहा हूँ, शायद बुरा लग सकता है, या हो सकता है कि अरे भैया सारे क्वेश्चन तो आप कह रहे हो कि कमेंट बॉक्स में ही बता देना या फिर गूगल से करना, कौन इतना कष्ट करे। जब बाकी चीज़ें सर्च करनी होती है तो कष्ट की बात नहीं होती है। अगर किसी की प्रोफाइल देखनी होती है, किसी दोस्त की वीडियो देखनी होती है, या और भी वीडियो देखनी होती है, तब तो बड़ी जल्दी कर लेते हो गूगल पे सर्च। इन सब चीज़ों में क्या होता है, इसलिए इसका आंसर जो है 15। देखो नाटो तो पक्का ही अमेरिका का है, ये हमने बता ही दिया। सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट। अब इन तीनों में मेरे को आपको बताना है कि कौन सा सोवियत का है, कौन सा अमेरिका का है, ठीक है। अब वार्सा संधि कब हुई, वार्सा संधि मैं बता देता हूँ आपको कब हुई थी। वार्सा संधि 1949 तो हो नहीं सकता, क्योंकि इस वक्त तो हमारा क्या हुआ था, नाटो बना था। तो इसलिए एक तो हमारा एलिमिनेट हो गया ऑप्शन। अब बात करते हैं 1955, 60, 72, तो इसका आंसर है मेरे दोस्त 1955। अब बात करते हैं बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका एक रीज़न है, बांडुंग सम्मेलन से संबंधित है हमारा गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसलिए बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था ये आपको पता होना चाहिए, कहाँ हुआ था ये भी पता होना चाहिए, बांडुंग एक जगह का नाम है, ये सब पता होना चाहिए आपको। तो बांडुंग सम्मेलन जो हुआ था 1955 में हुआ था। अब U2 विमान कांड का संबंध रहा। अब ये देखो, ये आपको नहीं पता होगा, एडवांस का क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया कि सारे बेसिक से लेकर एडवांस तक क्वेश्चन है, इसलिए इसका जो है आंसर मैं बता देता हूँ कि U2 विमान कांड कहाँ का संबंध रहा, कहाँ से रहा, शांति से, शांति युद्ध से, शीत युद्ध से, संघर्ष से, या दितांत से, ठीक है। तो इसका आंसर जो है शीत युद्ध से ही है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, बाकी बता देना कि अगर ना समझ आए तो। बात करते हैं बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था। बहुत मस्त क्वेश्चन है, 1961 में, ठीक है। और इसका गिरा कब दिया गया था, 9 नवंबर 1989। बना कब, 1961, गिरा कब, 9 नवंबर 1989 के आसपास, ठीक है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है, किसको माना जाता है भाई, 5 लोगों को माना जाता है, इसमें से 3 का नाम दे रखा, जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर, मार्शल टीटो। तो इसका आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। गुटनिरपेक्ष का अर्थ है सोवियत संघ से गुट से में शामिल होना, अमेरिका गुट में शामिल होना, दोनों गुटों में शामिल हो जाना, वाह, किसी भी गुट में शामिल ना होना। गुट निरपेक्ष वर्ड को समझो भाई, मैं पता है स्कूल में नहीं बताया होगा इतना अच्छे से। गुट, गुट मतलब ग्रुप होता है। निरपेक्ष कई बार सुना होगा ना, कि किसी से भी निष्पक्ष रहना, निरपेक्ष रहना मतलब दोनों से अलग रहना, एग्जिट समझ सकते हो, ठीक है, कि दोनों से आपका कोई लिंकेज नहीं है। गुट मतलब ग्रुप, और निरपेक्ष दोनों से लिंकेज नहीं है, इसलिए गुट निरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी गुट में शामिल ना होना। ये तीनों ऑप्शन बेफालतू हैं, कहीं भी इसका नहीं है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। और सी और डी में गलती से भी सी को मट्टी का लगा के आ जाना, गुट निरपेक्ष मतलब दोनों में शामिल हो जाना। वाह भाई बढ़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत द्वारा गुट निरपेक्ष की नीति को अपनाने का कारण निम्नलिखित में से रहा। भारत शांति का समर्थक था, भारत दोनों गुटों से सहायता चाहता था। हाँ ये बात तो था, इंडिया बड़ा तेज था शुरू में, चालू बहुत था इंडिया, दोनों तरफ से फायदा लेना चाहता था, इसलिए उसने गुट निरपेक्ष को अपनाया। क्योंकि देखो अगर सोवियत से जुड़ जाता तो अमेरिका दुश्मन बन जाता, अमेरिका से जुड़ जाता तो सोवियत दुश्मन बन जाता, हमें तो दोनों से मदद चाहिए थी। अब होता है ना कई बार स्कूल में भी
कि एक लड़की जो होती है दोनों लड़कों के दोस्त बनी रहती है। अब किसी एक का दोस्त बन जाएगी तो दूसरे से दुश्मनी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो यार, जो भी लड़की वीडियो सुन रही है वो बुरा मत मानना, ऐसे ही लड़कों के साथ भी होता है, लड़के भी दो दो लड़कियों से दोस्ती कर लेते हैं। और ये सिर्फ ऐसा एग्जाम्पल है, दिल पे कोई नहीं लेगा। हमारा जो भी काम है या जो भी हमारा कहना है वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा सिर्फ मकसद इतना है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए और लंबे समय तक कुछ ये सारे क्वेश्चन याद रहे, उसके आंसर भी। तो इसलिए कोई भी अपनी भावनाओं पे मत लेना, और अगर कुछ गलत हो जाए तो बड़ा भैया समझ के यार माफ़ कर देना, अगर कुछ बुरा लगे तो। बाकी क्वेश्चन पे आते हैं कि गुटनिरपेक्ष, आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब भारत द्वारा गुटनिरपेक्ष नीति का अपनाने का क्या कारण था? भारत शांति का समर्थक है। भारत दोनों गुटों से सहायता चाहता था। फिर से ये ऑप्शन आ गया, चलो ठीक है। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की इच्छा, उपरोक्त सभी। तो देखो एक बात तो है, हम शांति प्रिय हमेशा से थे, लड़ाई झगड़े हमें पसंद नहीं है। और भारत दोनों गुटों से सहायता चाहता था, तो इसका आंसर सिंपल सा उपरोक्त सभी हो जाएगा। समझे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो ये कह रहा है कि गुटनिरपेक्ष की नीति का तत्व निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका अगर हम बात करें कि गुटनिरपेक्ष निम्न की नीति का तत्व निम्नलिखित में से है, क्या है? ये एक स्वतंत्र विदेश नीति है, सैनिक संगठन का विरोध करती है, ये साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंगभेद, जातिवाद का विरोध करती है, उपरोक्त सभी। सिंपल सी बात है, उपरोक्त सभी। सारे ऑप्शन लिंक कर रहे हैं, लग रहा है कि हाँ सही होंगे। अब बात करते हैं हम अपने 24वें क्वेश्चन, परमाणु अप्रसार संधि कब हुई थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आएंगे, इम्पोर्टेंट का दर्जा दूंगा इस क्वेश्चन को मैं। 24वें का क्वेश्चन होगा 1 जुलाई 1968 में परमाणु अप्रसार संधि। इसके तो यार देखो ये डेटाबेस क्वेश्चन है, तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हो बुक से भी, ऐसा कुछ नहीं है। वर्ष 1961 में गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नई दिल्ली, श्रीलंका, बांडुंग। बांडुंग और बेलग्रेड में आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो इस वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ोगे कि क्या है, और एक नोटबुक में लिखोगे। मैंने 12th क्लास में जब आप लोग थे, जब बोर्ड का एग्ज़ाम देते तब मैंने पेज बनवाया था, एक डेटा शीट कहता था मैं उसे, नहीं बनाई है तो अब भी मौका है, बना लो, वो CUET में भी काम आएगी। और बाकी जो बच्चे मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं उनके पास तो एक एडवांटेज है ही, वो लोग बना के बैठे हुए हैं, उन्हें पता है कि डेटा शीट क्या होती है, उसका यूज़ कहाँ पे। मैंने कहा था कि इसको फेंकना नहीं है, बोर्ड के बाद CUET में भी काम आएगा, तो उनको आ भी रहा होगा काम। बाकी अब जो बच्चे अभी जुड़े हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी भी अगर आपको नहीं पता कि डेटा शीट क्या होता है, तो यार मेरे इसी चैनल पे मैंने क्लास 12th के जो है बता रखा है, क्लास 12th की स्ट्रेटजी बताई थी पॉल साइंस के लिए, 3 मिनट की वीडियो है, वो जाके देख लोगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसका जो है 1961 में गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? इसका हुआ था बेलग्रेड में। बांडुंग कहाँ हुआ था हम पढ़ चुके हैं। शीत युद्ध का वातावरण निलंबित मृत्युदंड के वातावरण के समान तनावपूर्ण होता है, ये कथन है। अब ये कथन वाले क्वेश्चन है, आने के चांसेस कम है, बट जितने मैंने PDF में प्रोवाइड कर रखे हैं उतना पढ़ लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, चर्चिल, स्टालिन, महात्मा गांधी कौन थे? सोचो। लग रहा होगा आपको कि शायद कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई इंडियन है, जो कि आप सही भी हो। नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, ये दोनों तो नहीं थे। चलो बताता हूँ, अब सोचो कौन है, महात्मा गांधी या नेहरू? चलो तुक्का मार दो, जो आपका फेवरेट है। तुक्का मारोगे, अगर जिनका नेहरू है था वो सही है, ठीक है, नेहरू है। समझ लो, उन्होंने ही कहा था कि मृत्यु दंड के वातावरण के समान होता है शीत युद्ध, क्योंकि बहुत तनाव हो जाता है ना, हमें पता नहीं कि कब युद्ध शुरू हो जाएगा, डर डर के हम लोग जीते हैं पूरी ज़िंदगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ये कहता है कि शीत युद्ध के दौरान किन देशों पर अपार जान माल की हानि हुई? शीत युद्ध के कारण या दौरान किसको सबसे ज़्यादा जान माल की नुकसान पहुंचा था? तो ऑप्शन देख लेते हैं थोड़ा। अफगानिस्तान, वियतनाम, कोरिया, उपरोक्त सभी। तो देखो यार, इसका आंसर जो है उपरोक्त सभी होगा, सभी को नुकसान पहुंचा था। अफगानिस्तान को बड़े लेवल पे पहुंचा था, वो हम पढ़ेंगे आगे भी। वियतनाम और कोरिया युद्ध भी हुआ था, ये सब आपको पता होगा। तीसरी दुनिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर पेपर टफ बना तो आ सकता है, इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको। 28वें का क्या होगा आंसर? 28वें का है एल्फ्रेड सीवी। ठीक है, नाम थोड़ा अजीब है लेकिन याद कर लेना यार। बात करते हैं पूर्वी जर्मनी तथा पश्चिमी जर्मनी के मध्य बनी बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। अब देखता हूँ कि चलो आपका दिमाग कितना तेज है। मैं इसका आंसर 5-10 सेकंड बाद दूंगा, सोचो इसका क्या होगा आंसर। और अगर नहीं अभी भी याद आ रहा, पीछे वीडियो में जाओ, 5-7 मिनट पहले मैंने इस बारे में जिक्र कर रखा है, तब आपको पता चलेगा।
क्योंकि वीडियो देखे जा रहे हो, कुछ समझ आ नहीं रहा, पता नहीं कहाँ फोकस है। पढ़ा मैं यहाँ रहा हूँ, सोच अपने दोस्तों के बारे में, किस किस के बारे में सोच रहे हो वो मुझे नहीं पता। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा सोचो। देखो अभी बताया मैंने 1989, मैंने एग्जैक्ट डेट के साथ बताया था, 9 नवंबर 1989। शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई? बहुत सिली क्वेश्चन, 1991। अब इसका एग्जैक्ट डेट क्या है ये मेरे को आप कमेंट में बताओगे। दिसंबर है, जनवरी है, कौन सी डेट है, ये सब मुझे आप बताओगे। शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के बीच कौन सा महाद्वीप अखाड़े के रूप में सामने आया? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। सिंपल सा है, थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाओगे मिल जाएगा। जर्मनी का विभाजन हुआ था, जर्मनी में ही सारा पूर्वी पश्चिमी हुआ था। पूर्वी ले गया सोवियत, पश्चिमी ले गया अमेरिका। जर्मनी कहाँ आता है? अब अगर ये सब भी नहीं पता कि जर्मनी कहाँ आता है, एशिया अफ्रीका, अगर कुछ बच्चे सोच रहे हैं तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसका आंसर है यूरोप। अब आपके पास टाइम नहीं है कि सारे कॉन्टिनेंट पढ़ो, सारे देश पढ़ो। जितना मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उतना भी पढ़ के चले जाओगे तो बहुत अच्छा कर लोगे। बाकी अगर टाइम और इन्वेस्ट कर सकते हो, पढ़ सकते हो तो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं जितना बता रहा हूँ उतना भी कर लोगे ना तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। डेट तो इसके आने के बहुत चांसेस है। क्यूबा मिसाइल संकट जो हुआ था 1962 में हुआ था। पढ़ा होगा आपने क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में। भारत सोवियत मित्रता संधि कब हुई थी? भाई 1971 में हुई थी, जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था। अच्छा ये बताओ, युद्ध चल रहा था तो क्या सोवियत संघ ने हमारी मदद की थी? और की थी या नहीं, इस बारे में मेरे को आप एक बार देख के बताना। ठीक है, मुझे तो पता है, देख के बताना इन द सेंस कि कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं चाहता हूँ कि मैं भी तो जानूँ आप लोग कितना पढ़ रहे हो। पता नहीं स्कूल के टीचरों ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया ढंग से। अगर नहीं पढ़ा है तो अब भी एनसीईआरटी खोल के पढ़ रहे हो कि नहीं, और यहाँ पे वीडियो देख रहे हो कि नहीं ढंग से, इस ये मैं जानना चाहता हूँ। इसलिए मेरे को इसका आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। रूस में साम्यवादी क्रांति कब आई? कितनी बार इसके बारे में बहुत जिक्र हो चुका है, बहुत ईजी है। इसी के बारे में हम अपने दूसरे चैप्टर में भी बात करेंगे। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है दूसरे चैप्टर में भी, जो दो ध्रुवीयता का अंत है 1917 के बीच हुआ था। पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? देखो यार, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1989 में उनकी दीवार गिरी। दीवार गिरने के बाद एक साल के अंदर ही उनका एकीकरण हो गया। तो इसका आंसर जो होगा 1990 में होगा। लॉजिक समझो, लॉजिक समझ जाओगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जल्दी ही खत्म होने वाले सारे क्वेश्चन। वार्सा संधि औपचारिक रूप से कब समाप्त हुई? बनी कब थी अभी मैंने बताया है, लेकिन समाप्त कब हुई है इसका आंसर जो है देख लो यहीं पे कि क्या है। 1991 में ही समाप्त हो गई थी। ठीक है, वर्तमान में गुटनिरपेक्ष संगठन के देशों की संख्या कितनी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ सकता है कि वर्तमान में गुटनिरपेक्ष संगठन के देशों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 120। बाकी चेंज हुई होगी तो आप गूगल पेपर देख लेना अगर एग्जैक्ट जानना है आपको तो। अब बात करते हैं, फिर से सेम क्वेश्चन आ गया। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? कितनी बार अभी बताया मैंने, 1991 में हुआ था। इनका एग्जैक्ट डेट कमेंट बॉक्स में बताओगे। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है लेकिन देख लो, बर्नार्ड बारूच ने किया था। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो ये कह रहा है कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत किस दशक में हुई थी? इम्पोर्टेंट, इसको भी मार्क करो। और आ सकता है कि कब हुई थी, तो इसका आंसर है 1970 के दशक। ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है। तो इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। कुछ क्वेश्चन आते होंगे, कुछ नहीं आते होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं भी आते हैं तो आप प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी अब ये तो समझ लिया कि ये इस चैप्टर का कैसे करना था। लेकिन अगर आपने दूसरी बुक का नहीं देखा है कि पहला चैप्टर, तो वो भी जाके देख सकते हो। और आप अगर ये जानना चाहते हो कि यूट्यूब के थ्रू अब बिना कोचिंग या बिना कोर्स के कैसे पढ़ना है इन पूरे एक महीने में, या जितने भी दिन बचे हुए, तो ये वाली मेरी वीडियो देख सकते हो। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा।